है। ठीक है। और 6 आवर्स पढ़ने के लिए आपको ना 12 घंटा बैठना पड़ता है, मेरा मानना है। क्योंकि आप हमेशा 50% एफिशिएंसी में काम करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस। इफ यू आर सीटिंग 12 आवर्स, देन यू आर सीटिंग 6 आवर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। वीडियो ऑन कर लो सब जन, जल्दी जल्दी। मेगा सिंगल वीडियो ऑन करो सब जन। सब वीडियो ऑन कर लो अब। वीडियो ऑन कर लो भाई, हम लोग बोल देते हैं कर लो। इतना देर तुमको टाइम पास दिया, गिव यू सो मच ऑफ टाइम टू गेट एडजस्टेड, राइट? सो मच ऑफ टाइम नोबडी विल गिव यू, राइट? इंटरव्यूअर आपको सीधा ही आउट कर देगा ओवर में। नोबडी विल गिव टाइम, ठीक है। कारो अमेंडमेंट्स बताइए। मेगा सिंगल कारो अमेंडमेंट्स। The Caro amendment first is internal audit function. Whether there auditor has to comment whether there is an internal audit function in the company according to the nature and size of the business. Second is whether the company has incurred cash losses during the year. If yes, then auditor has to comment in the audit report. Third was going concern. Mm, yes. Third was going concern. Auditor has to comment whether there is any significant uncertainty over the going concern of the entity during the year. Uh, any uncertainty that requires the attention of the users of the financial statements. And uh, um, the next one is whether the auditor has to comment whether the statutory auditor, whether the statutory auditors of the company has resigned during the year. And then there is also an amendment in the clause that that RBI registration one, that एक एक whether मिनट the रुक जाइए, company एक is मिनट रुके। आप लोग है ना सब अभी कारो अमेंडमेंट अभी पढ़ेगा, अभी लिखेगा। सबका आंसर चाहिए मेरे को कारो अमेंडमेंट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 लाख रुपए हाथ से जा रहा है। एक लड़की को रोई थी, गंदा तरीका से रोई, वो पता है? बहुत गंदा रोई वो। केपीएमजी का पार्टनर वाला ने पूरा बेइज्जती कर दिया उसको। यू डोंट नो कारो अमेंडमेंट? कारो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट पूछा, नहीं दी। वो पढ़ के गई थी इंडियस कंसोलिडेशन वाला। कंसोलिडेशन जिंदगी भर अब नहीं पड़ेगी, पता है वो? कंसोलिडेट इंडेस ही नहीं पड़ेगी। तो यही बोल रहे, कारों को बहुत इज्जत दो। कारों से कार आएगा आपके पास घर में। कौन सा कार देगे? ऑडी। कारो अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कारो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कारो पढ़ लो। कारों से कार आएगा घर में। समझ में आ रहा है ना? हर जगह कारो अमेंडमेंट पूछते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग्स अंडर कारो, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड अंडर कारो, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री अंडर कारो। कारों से कार। कारों का पॉइंट अच्छा से पढ़ना है। सब जन लिखो अभी। अभी पढ़ के अभी सब जन लिखेगा ग्रुप में। मेरा उसमें है, गूगल आता है करना। अभी हमको सारा जन का चाहिए कारो अमेंडमेंट कर। नो कॉपी पेस्ट, ठीक है। हमको ये बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग्स अंडर कारो मेगा। कमती पढ़ो पर काम so का मैं चीज पढ़ो। mm, the borrowings we auditor has to comment whether the uh, पूरा company लिखो has भाई taken सचिन, पूरा any लिखो loans or पूरा। advances. कैश लॉस मत लिखो, पूरा लिखो। कैश लॉस में क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं तो आदमी आधा ज्ञान से कुछ होगा। इंटरनल ऑडिट में क्या पॉइंट है, पूरा लिखो। जो भी लिखना है पूरा लिखो आप लोग, हाँ। और इसका आंसर भी लिखेगा, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग्स अंडर कारो। अभी जो नहीं, अभी पढ़ के सब जन लिखो। और बिना देखे लिखना है। बोलो। बोरोइंग्स का पॉइंट, हाँ। Um, so whether the company has taken the borrowings, whether the company has taken any loans or advances from the other related parties or any other companies. So auditor has to comment on that. Then, if yes, then it has to give the details of the loans and advances taken by the company in its audit report. और क्या होगा? सही बोला आंसर आपने।
हाँ, तो एक तो उसमें होता है फर्स्टली कि डिबेंचर होल्डर से जो मतलब क्लास वाइज मेरे को सही डिटेल्स आंसर देनी होती बताइए, है। देखिए इंटरव्यूअर को बना दीजिएगा, मेरे को सही बताइए, क्योंकि मैं ना आंसर पढ़ के बैठा नहीं हूँ, मेरे को क्वेश्चन पता है। ठीक है, मेरे को बनाएंगे तो आपका ही नुकसान हो रहा है, याद मैं खाली फेशियल रिएक्शन से समझता हूँ इंसान का। ठीक है। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बॉर्डिंग्स में और भी पॉइंट होगा, और क्या पॉइंट होता है बॉर्डिंग्स में? ये क्वेश्चन पूछा था तो ईवाई मैंने इंडिया में, अभी मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा था ईवाई इंडिया में, SR बाटली बॉय, ट्रीटमेंट ऑफ बोर्डिंग सेंटर कारो। चार तीन चार पॉइंट है, लिखो, खोज के देखो, बोर्डिंग्स के ऊपर में 3-4 पॉइंट है। बोर्डिंग्स में क्या है? लोन जो काम के लिए लिया वही काम के लिए यूज किया, डिफॉल्ट मारा तो कैसे मारा, 90 दिन का कोई क्लॉज है क्या उसमें? 90 दिन का भी क्लॉज होता है, 90 दिन का कोई क्लॉज है? अभी खोजो सब जन, ट्रीटमेंट ऑफ बोर्डिंग्स अंडर कारो। इंडेस है ना, ज्यादा मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ, इंडेस इज्जत ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है, ये वाला पढ़ो, ज्यादा काम है। कारो एंड शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स, पूरा अंदर चला जाता है कारो में। आपका बिग फोर इंडिया तो कारो के अंदर चला जाएगा पूरा, कार भी। उसको कारो बहुत पसंद है। क्यों कारो क्यों पसंद है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब बिग फोर इंडिया में काम करोगे ना, तो एग्जीक्यूटिव को कारो का काम ही देते हैं लोग, गाइडेंस नोट देके आपको कारो का काम देता है और शेड्यूल 3 का काम देता है। तो लोग जो काम करवाता है वही काम पूछता है, इन डेज का कोई काम होता नहीं है, क्योंकि तुमको लिस्टेड क्लाइंट देगा नहीं बिग फोर स्टार्टिंग में। ये लोग कारो एंड शेड्यूल 3 में बहुत ध्यान देते हैं। मैंने एक बार पूछा भी था कि तुम लोग भाई कारो इतना क्यों पूछता है, क्योंकि हम लोग काम भी वही करवाना है ना उससे। मैं मैनेजर को बोल था आप लोग कारों से बहुत प्यार है, अभी तो हम लोग काम वही करवाना है उससे। एक ऑडिट का एरियाज, जो काम करवाता है ना बिग फोर वही काम तुमको पूछता है, ऑडिट का एरियाज, कारो शेड्यूल 3। इंडेस इतना नहीं पूछता है, इंडेस को पूछेगा तुमको आता है इंडेस, हाँ आता है। कितना आता है? थोड़ा आता है। क्या आता है फिर इंडेस में? 5 स्टेप मॉडल आता है। फेवरेट इंडेस कौन सा आता है? लड़की को तो फेवरेट इंडेस पूछेगा, लड़काओं को कंसोलिडेशन। लड़कियों को व्हाट इज द फेवरेट इंडेस? सच यही होता है। लड़काओं को कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बहुत पूछता है। विच इज द मोस्ट, लड़कों को पूछता है विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंडेस यू फाइंड? दिस वन, ओके नाउ आई विल आस्क क्वेश्चन ऑन दिस वन। वो ऐसे हुआ है, हम लोग अगर मजाक कर रहे हैं पर ये सब हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज। विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंडेक्स यू फाइंड? आई फाइंड डिफिकल्ट कंसोलिडेशन। उसमें से एक लड़का चालाक था, वो रेवेन्यू बोल दिया इंडेक्स 115, तो उससे कुछ पूछा वो पास हो गया। तो याद रखना ये क्वेश्चन, आपको दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज अ फेवरेट इंडेक्स, विच इज अ डिफिकल्ट इंडेक्स। याद रखना, जो डिफिकल्ट पूछेगा ना, तो तुम डिफिकल्ट मत बताना, तुम बताना इजी वाला। तुमने डिफिकल्ट बता दिया तो तुमको उससे ही सवाल पूछेगा वो पे बोले भाई यू डूइंग दिस टू मी, मैंने आपके साथ क्या, आप मैंने कुछ बिगाड़ा था आपका? नहीं, नहीं, हम लोग को मजा आता है। देखना ये क्वेश्चन दो आपको पूछेगा इंटरव्यू में, विच इज अ फेवरेट इंडेक्स, एक पूछेगा विच इज अ फेवरेट इंडेक्स, और किसी को पूछता विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंडेक्स यू फाइंड, विच इज फेवरेट इंडेक्स, और विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंडेक्स, और बोर्डिंग इंडेक्स। ठीक है, एंड वाई, वो पूछेगा वाई, वो पूछेगा वाई, ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, फेवरेट 115, वाई, वाई इज अ फेवरेट। वाई भी पूछता है लोगों, वाई बताएगा तो क्या बताएगा? आंसर लिखो ग्रुप में, 3 आंसर चाहिए मेरे को, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग्स अंडर कारो, विच इज फेवरेट इंडेक्स एंड डिफिकल्ट। मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप घर में नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, और यहाँ पर मैं अगर चैट बॉक्स में टाइप कर लिया ना, हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उधर में। तो खुद से पढ़ाई कर रहे हो और इधर नहीं काम कर रहे हैं, तब हम लिख के दे रहे हैं, दिक्कत आएगा। बात समझ में आ रहा है? जो टाइपिंग कर रहे हैं ना यहाँ पर में, टाइप अगर वो बिना देखे कर रहा है तो और अच्छा है, मतलब पढ़ लो और बिना देखे टाइप करेगा, तुमको देखना तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा उधर में, बिना मेहनत किए। घर में भी कम करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा पर इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 3 आंसर चाहिए मेरे को। ये सवाल पूछा है आपको, विच इज योर फेवरेट इंडेक्स, आपको हर जगह पूछता है ये सवाल। लास्ट टाइम कैंपस में पूछा था, ये डिफिकल्ट और बोरिंग इंडेक्स पूछा था डिलोइट यूएसआई में, और यही क्वेश्चन ईवाई जीडीएस भी पूछते हैं। वाई पूछेगा, वाई, वाई बताओ वाई,
हम टाइम पास वाला कोई क्वेश्चन नहीं देते। एंड वाई, वाई पूछेगा वो। कम आंसर चाहिए आप लोग को जल्दी से। ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग्स अंडर कारो, विच इज अ फेवरेट इंडेक्स एंड व्हाट इज द डिफिकल्ट एंड बोरिंग इंडेक्स। अपना अपना खोजो। गूगल दिया भगवान ने, गूगल दिए है ना, गूगल से खोज के हमको इसका आंसर चाहिए फटाफट आप लोग का। ठीक है, मेगा वीडियो ऑन रखो तुम। ठीक है। 8 बार पढ़ा है आपने ना मेगा, 8 बार पढ़ा है। वीडियो ऑन रखो आप। आप इंटरनल ऑडिट पढ़ लिया आपने, P2P R2R वो पढ़ा, P2P पढ़ा, P2P रिक्स पढ़ा। म्यूट म्यूट में हो। तो स्टार्ट किया मैंने, अभी प्रिपेयर पूरा नहीं हो पाया इसलिए पूरा नहीं लिखा मैंने। आर टू ऑडिट आर ऑफ कर फिक्स लिया एसेट मैंने। पढ़ा है, ऑडिट ऑफ फिक्स एसेट। इन्वेंट्री पढ़ा, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा है। नहीं ऑडिट अभी ऑफ इन्वेंट्री कब पढ़ेंगे, वो वो तो जरूरी है, लिख नहीं। लो। ऑडिट ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और ऊपर में परचेज एंड सेल और पेरोल। ठीक ये ज्यादा करके है। पूछता है तुमको, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ऊपर में इन्वेंट्री, फिर परचेज। 100% पूछेगा। तुमको अजर्जन भी बता दिया ना उसको, अजर्जन के हिसाब से आंसर तो ले लेगा तुमको। तो इसको पहले प्रायोरिटी में खत्म करना है तुमको। आर ओ शेड्यूल 3। ठीक है, शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट्स आप बताओ, बाकी आप लोग आंसर पूछ के देगा। ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग्स, शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट बताओ। the Schedule 3 amendment first is that current maturities of the long-term borrowing is shown under the short-term borrowings, and non-current assets heading has been changed to non-current assets, property, plant and equipment, and intangible assets. Then it is subdivided into property, plant and equipments and intangible assets. And um, next amendment is that aging is done of trade receivables, trade payables, and yes, aging is done. एजिंग किस किस का होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स का, ट्रेड पेबल्स का। और दो का होता है। किसका होता है और दो? कौन बताएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। 4 लिख लो। ठीक है, इसका आंसर लिखो ग्रुप में। ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग जल्दी जल्दी लिखो आप लोग, स्पीड बढ़ाओ। ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग्स का आंसर चाहिए मेरे को। ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मेरे को ये बताओ, फिक्स्ड एसेट्स का पॉइंट्स बताओ आप कारो अमेंडमेंट में क्या क्या पॉइंट्स है। Fixed assets, firstly, we have to, auditor has to comment whether the company has proper titles of the property, plant and equipment, whether the property, plant and equipment has been revalued during the year, and in case it is revalued, whether the revaluation percentage of each class of fixed asset is 10% or more. If it is 10% or more, then the auditor has to comment on it in its audit report. Then nextly, the auditor has to comment whether any property of the company has been subject to the Benami property, uh, Bena- has been declared or has been subjected to as the Benami property, and whether any proceedings under the Benami Property Act has been or are being initiated or proceeded against the company. गुड। सॉरिया आप लिखो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग खोजो आप। सॉरिया, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग क्या होगा? ठीक है, इन्वेंट्री को लेके क्या पॉइंट्स है आपका कारो अमेंडमेंट में? Caro amendment, the auditor has to comment whether the company has done the physical verification of the inventory during the year, and in case it has done, whether there is any discrepancy or errors found in the physical verification during the year. And nextly, auditor has to comment whether the inventory has been revalued and whether the revaluation is
equals to 10% or more, then the auditor has to give it the details of the inventory as well in its comment in the audit report. हम्म And he has to give the class-wise comment over the inventory. सेक्शन 185 और 186 क्या होता है? कारो अमेंडमेंट क्या बोलता है सेक्शन 185 और 186 को लेके? One 185 is for loan to directors and 186 is for investments done by the company into the other companies or body corporate. So section Caro 2020 asks the auditor to comment whether the company has complied the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 or not. In case there is any non-compliance, then the auditor has to give the details of the non-compliance. Likewise, in case the company has given any loan to its director, then the auditor has to give the details of that. And in case the company has given any in violation to the provisions of section 1, हाँ बोलिए। तो बोला मैंने सर कारो में तो बस यही बोला है कि सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लायंस है कि नहीं है। एंड देन फिर हम जैसे जैसे 185 का प्रोविजन बोलता है उसके हिसाब से ऑडिटर को चेक करना है एंड देन ही हैव टू गिव द कमेंट ओवर इट। हाँ। ये बताओ ट्रीटमेंट ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी अंडर कारो एंड शेड्यूल 3। बेनामी सर Under आई एम clause नॉट one एबल टू fixed asset, under clause one fixed asset, whether the any Benami property under the name of company, if not provide detail thereof, description, title, and number, and transfer deed, etc. ठीक है। ये बताओ गोइंग कंसर्न को लेके क्या पॉइंट है कारो में? So the auditor has to comment whether the company's going concern has material uncertainty during the year, which requires the attention or focus of the users of the financial statements. In case the auditor considers that there is any uh, significant uncertainty over the going concern, then the auditor has to comment in the audit report. And whether the company is capable of paying all its liabilities that are existing on the balance sheet date within a period of 1 year from the balance sheet date. So, in case it is or company is not able to pay off its liabilities which are existing on the balance sheet date, then the auditor has to comment regarding it as well, as per Caro 2020. समझ गए ना? देखिए देखिए एक चीज याद रखिए, आप लोग है ना कितना पढ़ाई कर रहे हो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि भाई आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, ठीक है? ज्यादा पढ़ के भी फायदा नहीं, कम पढ़ के भी फायदा नहीं, पर क्या पढ़ रहे हो वो बहुत मैटर करता है। समझ में आया ना? तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सही चीज पढ़ना जरूरी है। अभी वेट के आप मैगजीन पढ़ने से भाई तो 10 घंटा मैगजीन पढ़ लिए, फायदा नहीं है। काम का चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये सारा कारों का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग फोर इंडिया ग्लोबल दोनों कारों में बहुत ज्यादा जाता है। इंडिया वाला कारों बहुत ज्यादा पसंद करता है, ग्लोबल वाला कमती पसंद करता है, पर वो लोग अमेंडमेंट जरूर पूछने का कोशिश करता है। याद रखना, कारों का एक एक पॉइंट अच्छा से करना है। याद रखना, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर शेड्यूल 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 3 में सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके क्या पॉइंट है? और ये सब पॉइंट पता है, पढ़ के नहीं जाता कोई, पता है? और आप पढ़ के चला गया तो आप जीत गया, जो नहीं पढ़ के गया वो हार गया। हाँ, समझे?
सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या पॉइंट है शेड्यूल 3 में? करंट असेट्स में लिखा मैंने, हम्म नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स। पहले क्या था वो अदर, क्या था पहले? फर्स्ट लॉन्ग पहले टर्म शायद लोन्स एंड अदर एडवांस। अच्छा से लिख लो। फिर अब ये बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ एमएसएमई क्रेडिटर्स अंडर शेड्यूल 3। आंसर देखो क्या होगा। सर सर डिस्क्लोजर सर बनाना है सर। एमएसएमई इसके लिए ना क्रेडिट एक शेड्यूल बनाना। So we have to prepare a schedule of the MSME creditors as per schedule 3. Firstly, we have to the company has to classify who its creditors whose all are MSME, and then it has to give the classification as 1 to less than 3 ठीक है, months, 3 to 6 months, then ठीक 6 है। months, ये and वाला आंसर देखो, हाउ विल यू चेक अ क्रेडिटर इज एमएसएमई क्रेडिटर और नॉट? okay. आपने ऑडिट किया, वो बोलेगा कि आपने एमएसएमई क्रेडिटर कैसे चेक किया उसको? ये पूछा था डिलॉयट इंडिया। सर विल चेक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई क्रेडिटर कैसे पता चलेगा ये एमएसएमई क्रेडिटर है कि सर नहीं? उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है सर एमएसएमई। और रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का लिमिट पूछेगा वो एमएसएमई का। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लिमिट अंडर एमएसएमई व्हेन creditor is called an MSME? तो ये मेरे को पढ़ना है, अभी मैंने पढ़ा नहीं ये है। देख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये इसका निकालना है रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है एमएसएमई का। और व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इन रेस्पेक्ट टू एमएसएमई क्रेडिटर्स? ये आपको स्टैट ऑडिट में घुमा फिरा कर ये पूछ सकता है। क्या होगा ऑब्लिगेशन ऑफ जीएसटी इन रिलेशन टू एमएसएमई क्रेडिटर्स? इंटरेस्ट को लेके पॉइंट है ना, 45 डेज, सेक्शन 16 सब सेक्शन कौन सा है? सब सेक्शन जीएसटी तो आते ही है हम लोग को। सेक्शन 16 सब सेक्शन क्या है? इंटरेस्ट 45 डेज। ये हम तो भाई 7 साल हो गया। सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट 45 सेक्शन डेज 50 होता है सर। और 50 है क्या? हाँ, इंटरेस्ट का तो दूसरा। हाँ सर इंटरेस्ट हाँ 50 है सर। 50 है क्या? 50 वाला करना हाँ पड़ेगा, इंटरेस्ट 50। ठीक है। ऑब्लिगेशंस क्या है आपको? 45 डेज में अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। वो पूछेगा तो एमएसएमई ये कौन आपने सा आपको इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ता है अगर आपने इंटरेस्ट उसे बुक करके रखा है तो क्रेडिट। कुछ ऐसे ही पॉइंट है जीएसटी को लेके। जीएसटी में ये पॉइंट है कि आपको अगर इंटरेस्ट उसका पेमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा पॉइंट है 45 डेज का। देखिए क्या पॉइंट है जीएसटी का। 45 डेज का लिमिट होता है। वो पूछेगा तुमको, ऑडिट ऑफ क्रेडिटर पूछेगा ना, ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल कैसे किया, तो उसमें ये सब पॉइंट बोलना पड़ेगा। तो बोला मैं एमएसएमई क्रेडिटर देखा, बोला क्रेडिटर को कैसे देखा, ग्रिल करेगा, मतलब क्रेडिटर का सर्टिफिकेट देखेगी, तो क्रेडिटर में क्या पॉइंट आता है वो बताओ। तो वो थोड़ा अंदर जाएगा एक पॉइंट को लेके, तो उसमें ये सब ऑब्लिगेशंस वगैरह पूछेगा वो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिमिट बताओ एमएसएमई का, आपने चेक किया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हाँ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लिमिट इतना है और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 इतना है, ये बताने के लिए। ठीक है, इसका आंसर खोजेगा आप लोग को। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ जीएसटी इन रिलेशन टू एमएसएमई क्रेडिटर्स? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना है? ठीक है। हाउ विल यू चेक द क्रेडिटर इज एन एमएसएमई क्रेडिटर और नॉट, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एमएसएमई क्रेडिटर्स अंडर शेड्यूल 3। एमएसएमई क्रेडिटर्स का एक बाइफर्केशन जाता है। ठीक है, चलिए।
आपने जैसे ये R2R पढ़ा, राइट? रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में का वीडियो ऑन रखिए आप। वीडियो ऑन रखिए आप मेगा। आप ये डेफर्ड रेवेन्यू एंड अक्रूड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है बताइए? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? जल्दी मेगा वीडियो ऑन कर लीजिए, हमको बताइए डेफर्ड रेवेन्यू एंड अक्रूड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है? आवाज आ रहा है आपको मेरा? कौन बताएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एंड अक्रूड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू अक्रूड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? बताओ जल्दी। डेफर्ड रेवेन्यू अक्रूड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है? जो बताएगा वही जीतेगा लाइफ में, जो नहीं बताएगा वो होगा नहीं इसका। बताओ कौन बोलेगा? मैं बताऊं सर? Sir, बोलो मनुषा, बोलो बोलो। हाँ in deferred revenue, rec- with deferred revenue, we receive the amount first. Before supplying the goods or services, rendering the services. That is deferred revenue. In accrued revenue, we वॉइस आपका इंटरनेट क्लैरिटी सही नहीं है भाई। recognize the goods or इंटरनेट services सही rendering. करिए आप, इंटरनेट सही करिए आप लोग। ग्रुप में लिखिए आप आंसर को अनुषा। और कौन ट्राई करेगा डेफर्ड रेवेन्यू Okay, अक्रूड sir. रेवेन्यू? जो अपना ज्ञान को छुपा रहा है ना, देखो जो ज्ञान को छुपा रहा है ना उसको और कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान दो इधर में, इधर ज्ञान दोगे तो उधर भी ज्ञान निकलेगा। नजर नहीं लगता है ज्ञान देने से। Deferred revenue is a revenue that is incurred in revenue which current has period. been accrued but not recorded in books of account. वेरी गुड। अक्रूड And रेवेन्यू deferred revenue is an expenditure with for which benefit we will take in long term, मतलब 2 to 3 years. ग्रुप में अपडेट करो आप लोग। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में कि तुम्हारे पास ज्ञान बहुत हो इधर में पर इंटरव्यू में तुम ज्ञान नहीं दे पाए। ऐसा भी होगा जिंदगी में, आएगा मौका कि तुम्हारे पास ज्ञान था इधर में पर पता नहीं उस दिन ही सेलो टेप लग गया मुंह में। क्यों लगा ये? इसलिए क्योंकि तुम उस टाइम में ना ज्ञान नहीं दे रहा था। जब हम बोल रहा था ना तुम सब ज्ञान नहीं दे रहा था। उस दिन है ना भगवान था सेलो टेप लगा देगा मुंह में। वो गलती मत कर लेना। कितना बार क्या होता है इंसान का यहाँ पर ज्ञान होता है पर यहाँ से निकाल नहीं पा रहा है, क्यों? सर क्योंकि जैसे ये टेंशन क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं सर ये, अभी तो मेरा इन्हें क्वेश्चन करो। एग्जांपल के साथ मेरा एग्जांपल के साथ बता सकते हैं? एग्जाम्पल पूछेगा तभी एग्जाम्पल देना है, नहीं तो नहीं देना है। रेवेन्यू दैट अच्छा विल बी ठीक। एग्जाम्पल दो इसका। दोनों का एग्जाम्पल दो जल्दी जल्दी। वीडियो ऑन करो। सोरिया सोरिया तुम काम नहीं कर रहे भाई। सोरिया पढ़ाई नहीं कर रहे। नाक कटवाएगा हमारा क्या? सोरिया क्या नाक कटवाएगा हमारा तुम क्या? डेफर्ड रेवेन्यू मतलब सर हम लोग अच्छा प्रमोशनल रिकॉर्ड है। एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट तो एक्सपेंसेस। राजविंदर पढ़ रहे हैं देखो। 8 घंटे सबसे ज्यादा राजविंदर ही पढ़ता है। चलिए एग्जाम्पल क्या होगा डेफर्ड रेवेन्यू? आप निकालो ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग्स अंडर कारो। ठीक है सॉरिया आंसर निकालो ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग्स अंडर कारो। बोरोइंग्स फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी का आंसर खोजो अभी। गूगल करो ना। गाइडेंस नोट होता है। ठीक है डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल लिखो। एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू ये, एग्जांपल ऑफ अक्रूड रेवेन्यू ये सारा क्वेश्चन आपको पीडब्ल्यूसी एसडीसी जेनपैक्ट एक्सेंचर ने पूछा है। हम कोई भी टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं देते। वो पूछता है डेफर्ड और अक्रूड रेवेन्यू का बीच में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड गोल्डन रूल। मॉडर्न रूल एंड गोल्डन रूल तुम पढ़ के जाएगा कंसोलिडेशन वाला इंडेक्स। और ऐसे 706 तो दिमाग खराब हो जाएगा जो भी क्वेश्चन पूछेगा। मैं पहले ही बोल देता ये पूछने वाला है। डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न रूल एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोल नहीं पाता है इंसान इंटरव्यू में। मेरे पास आया है स्टूडेंट, हम लोग इसलिए पैसा वाला बन गया। इंसान इजी क्वेश्चन पूछता है तो जवाब नहीं दे पाता है। बाद में जाके उसको केपीएमजी में जॉब लगा दिया था। मतलब केपीएमजी में उसको पूछा, जेनपैक में पूछा गोल्डन रूल बताओ, वो बता नहीं पाई।
बोलते हैं, वो बोली did I have studied in my class 12 so I'm not able to recall right now. So we are sorry to say but we cannot, we have to, we know, we this is very important for us, golden rule of accounting. गोल्डन रूल बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मॉडर्न रूल और गोल्डन रूल बहुत पूछता है जल्दी जल्दी। इंटरव्यू में ना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, इंटरव्यू में ज्यादा इजी पूछ लेता है कि तुम्हारा लेवल ही नहीं आंसर देने का। तुमको पूछेगा जर्नल एंट्री बताओ किसका पता है, तुम जवाब नहीं दे पाएगा उस दिन। जर्नल एंट्री टू डिविडेंड पेएबल, ये पूछा पता है कहां पर? मैं गोल्डमैन सैक 13 लाख भारत गोल्डमैन सैक, गोल्डमैन सैक ये सब गंदा गंदा सवाल पूछ के आउट करता है। जर्नल एंट्री टू डिविडेंड पेएबल अभी रिसेंटली पूछा है, पुराना भी नहीं जा रहा है। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए आंसर पता होना बहुत जरूरी है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सब्सक्रिप्शन, मॉडर्न डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट पर्सनल। ये तो हो गया। अरे ये तो भाई आपका वो हो गया, ये मॉडर्न नहीं है सर, ये तो ट्रेडिशनल है। ये आपका गोल्डन रूल है भाई। आप लोग है ना भाई, एक काम कर लो लाइफ में, हम बता रहे हैं, ज्यादा मत पढ़ो, और जो चैट में क्वेश्चन दे रहा है ना उतना कर लो। 12 लाख रुपया फिक्स 10 से सुबह शाम इधर भी जा रहे हैं ना, कहीं पर भी चैट्स को देखते रहो बस, चैट्स देखते रहो बस, ठीक है। चैट्स मेन है। देखो हम क्यों किया पता है, क्यों किया होता ना, तुम मैरिज में जाएगा, तुम इधर जाएगा, कुछ ना कुछ तो करते रहेगा ना लाइफ में, चोट लग गया, कुत्ता बिल्ली मर गया, कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। मोबाइल तो हमेशा रहता है आपके साथ, मोबाइल देखते रहे, है ना मोबाइल का चैट पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। ये सारा चैट डिलीट हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, टाइम लगाया है टाइमर ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, चैट्स को हो जाएगा। और चैट जो कर लिया ना, हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है उसके बाद, ठीक है। चैट्स का आंसर पढ़ लेके पूरा हो जाएगा आपका। और आप जो चैट्स का पढ़ेगा ना बोल पाएगा इंटरव्यू में, पता है, आप जो खुद से पढ़ेगा ना आपको याद नहीं रहेगा, चैट वाला आंसर हमेशा याद रहेगा, देखना क्योंकि ना इसके पीछे एक मेमोरी होता है, पिक्चोरियल मेमोरी, पिक्टोरियल मेमोरी होता है ना, आपका पिक्टोरियल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। आपको इंडेक्स 37 याद नहीं आएगा, पर जो चैट्स में कहा है आपको याद रहेगा उधर इंटरव्यू में और आप खुद से टाइप करके दिखाए ना, तो ये तो हम तो सॉरी बोलेंगे, ये तो हम ही टाइप किया था, ये कैसे, ये तो याद है इसलिए तो सर बोला भी थे गलत आंसर है, ऐसे करके याद होता है चीज, ठीक है। वेरी गुड। रिटेन अर्निंग टू डिविडेंड पेबल, मॉडर्न रूल क्या है? मॉडर्न रूल, गोल्डन रूल हो गया, ठीक है, गोल्डन रूल हो गया, एक हो गया मॉडर्न रूल, ठीक है। क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है, पता है, आप कितना ही पढ़ लो, कोई याद नहीं रहेगा तो बेकार है, पता है उधर में। एक तो सही सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए उधर में, दूसरा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक कंपनी था, उसका नाम क्या है, रेल टेल, उसने पूछा कि फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए इंडिया का, और वो बता नहीं पाया। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर वैसे इंडिया का अभी? आप लोग निर्मला को भी सीतारमण। निर्मला सीतारमण। नहीं, ये नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यही है क्या? निर्मला 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 सीतारमण है। सीतारमण। अभी भी वही है? हाँ, यस, अभी वही हाँ, वही है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर भी पूछा था, गवर्नर शशिकांत दास। ये पूछा पीएसयू में ठीक है, पीएसयू में पूछा था कि हमको गवर्नर बताओ, ये बताओ, ठीक है। अब ये बताओ, कल हम लोग करवाया था P2P रिस्क करवाया था, P2P का रिस्क क्या है? P2P का रिस्क फटाफट लिखो, P2P रिस्क, नोट्स वोट्स देख के। आप हमको बताओ, डेफर टैक्स एसेट क्या होता है, मेगा सिंगल, डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? So when there is a temporary difference between income as per accounts and income as per tax, then the
then the deferred tax asset or deferred tax liability arises. Example of deferred tax asset? Deferred tax asset. सवाल Section पूछे 43B. गोल्डमैन में हर जगह आपको बता देता है कारो शेड्यूल 3 इंडिया में कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो 5 स्टेप मॉडल और डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी तुमको आना चाहिए और इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट और इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट इन्फोसिस में पूछ लेता है। क्या प्यार है लोग को भगवान जाने ये सब सवाल से, पर इम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा पूछता है। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट और इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न पूछता है। इंडेस में पूरा यही सवाल पूछता है। लीजेस में पूछेगा जर्नल एंट्री, लीज में पूछेगा जर्नल एंट्री बताओ इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेसी। इसलिए बोल रहा ना ज्यादा मत पढ़ो और चैट्स खत्म करो।